नमस्कार दोस्तों, मकैंची मलिक साहब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अब तक हमने देखा, पहले लेक्चर में हमने किया था रेफ्रिजरेशन, कूलिंग, फ्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, सीओपी या ईपीआर क्या होता है, सीओपी ऑफ पंप, रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इनमें क्या रिलेशन होती है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने किया था आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल थी। फिर हमने उसका सीओपी निकालना सीखा था, सीओपी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, और लास्ट में हमने ड्राइव किया था 1 TR की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन को TS डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सुपर हीटिंग, अंडर कूलिंग, क्रिटिकल पॉइंट और ड्राइनेस फ्रिक्शन, ये क्या होते हैं और इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। लास्टली हम देखेंगे HS वैल्यूज़ वेरियस पॉइंट पे TS डायग्राम में कैसे निकालेंगे। अब शुरू करते हैं RAC का लेक्चर नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आप सबसे कि हमारा COP या फिर इनसे परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर या AC समर में अच्छी होगी या विंटर में अच्छी होगी। तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों ने आंसर किया है। कुछ के आंसर सही हैं, कुछ के आंसर गलत हैं। तो अगर किसी का गलत है तो ऑफेंड ना हो, मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो आंसर क्या है उसका, हमारा रेफ्रिजरेटर है या AC है वो समर में नहीं विंटर में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जिन्होंने समर आंसर किया था कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला तो मैं आंसर का रीजन बता देता हूँ। अगर आप सबने ये चीज देखी हो कि हमारा रेफ्रिजरेटर या AC क्या काम करने के लिए यूज करते हैं उसको, कोई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अगर समर में बात करें, पहले मैं आसान भाषा में बात करता हूँ, समर में बात करें या विंटर में। समर में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहेगा, विंटर में टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा। ठीक है, कैसे? अगर हमें किसी रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री करना है, समर में हो सकता है वो टेम्परेचर कितना हो, 40 डिग्री 45 डिग्री हो, विंटर में हो सकता है उसके आसपास ही होगा। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर के केस में बात करें, अगर हमें बर्फ जमानी है, समर में 40-45 डिग्री टेम्परेचर होगा, विंटर में 10-12 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो वहां से उसको 0 डिग्री पे लाने के लिए कम वर्क की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आते लोग समझ गए, जहां पे कम वर्क देना पड़ रहा है मतलब ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसी की होगी। अगर प्रैक्टिकली बात करें, न्यूमेरिकली मैं एक इसको सॉल्व कर लेता हूँ। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, मैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ। कार्नोट रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो हमें रिक्वायर्ड है AC में भी या रेफ्रिजरेटर में भी। ये तो समर में भी सेम है और विंटर में भी सेम है। ठीक है, बट जो हायर टेम्परेचर है ये समर के केस में ज्यादा हो जाता है। यू कैन से जो आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जहां से हमें किसी ऑब्जेक्ट को कूल करके हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे लाना है, ये समर के केस में ज्यादा हो जाता है, विंटर के केस में कम रहता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर की वैल्यू समर के केस में ज्यादा हो जाएगी, है ना। समर में ये वैल्यू हायर रहेगी एज कम्पेयर टू विंटर, और समर में अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू कम होगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या बता रहा है, परफॉर्मेंस तो बता रहा है, परफॉर्मेंस बता रहा है, तो ऑब्वियसली जहां पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम मतलब परफॉर्मेंस कम। ये तो था जी उस सवाल का जवाब। अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर। तो जी टॉपिक मैं बता चुका हूं, टॉपिक में अभी बता चुका हूं कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन TS डायग्राम, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, और यू कैन से एंथैल्पी और एंट्रोपी की वेरियस पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस डायग्राम। आप सभी को पता है टीएस डायग्राम क्या? टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अगर हम बात करें किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए जहां कोई फेज चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और एंट्रोपी बढ़ेगी इस वजह से कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ हमारी इस तरीके से आएगी। बट अगर हम बात करें जहां पे हमारे सिस्टम में फेज का चेंज हो रहा है, फेज का चेंज मतलब लिक्विड से गैस बन रहा है या गैस से इवन से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, उस केस में हम बात करते हैं हमारा जो अभी की रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है जब लिक्विड से गैस बन रहा है कोई सिस्टम, उस केस में हमारा कांस्टेंट प्रेशर डायग्राम कैसा होगा? ठीक है जी। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन हमारी इस टीएस डायग्राम पे कैसे बिहेव करेगी। ये एरिया भी कर्व है। अगर मैं पॉइंट नंबर लिख दूं इनके 1 2 सपोज करो 3 कहीं पे इन बिटवीन ले लेते हैं, 3 4 एंड 5। तो जी मैंने कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ की है P इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ की है मैंने टीएस डायग्राम पे। तो अगर हम बात करें जो एरिया है 1 to 2 ये भी कर्व रहेगा, 4 to 5 ये भी कर्व रहेगा, और 2 to 4 जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। 5 मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 जो है 5 अलग अलग पॉइंट है जहां पे हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्रोसेस के अंडर को हो रहे हैं। एक और चीज है, अगर हम बात करें इस जो कर्व है, इस कर्व को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन कर्व। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन कर्व। क्योंकि इस पूरी कर्व पे चाहे आप इस तरफ देखो या उस तरफ देखो, हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा सैचुरेटेड स्टेट में होगा। इस तरफ जो रहेगा ये रहेगा सैचुरेटेड लिक्विड, और इस तरफ रहेगा सैचुरेटेड गैस। सैचुरेटेड लिक्विड को सैचुरेटेड गैस से डिफरेंस से उससे अलग कौन करेगा? वो एक पॉइंट होता है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। इस तरफ की जो कर्व है वो क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। इस तरफ की कर्व है वो क्या है? सैचुरेटेड गैस कर्व। और जो बीच का पॉइंट है वो है क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम क्रिटिकल पॉइंट देखें उससे पहले क्या हो रहा है? कोई भी सिस्टम है हमारा, कोई भी यू कैन से सब्सटेंस ले सकते हैं हम, वो पहले क्या हो रहा है? लिक्विड से सैचुरेटेड लिक्विड में आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? ये वेपर बन रहा है, ठीक है। यहां से बनना शुरू हुआ, यहां तक बना। बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं वेट रीजन। यहां पे क्या रहेगा? लिक्विड प्लस वेपर, ये है वेट रीजन। इस रीजन को बोलते हैं वेट रीजन। यहां पे लिक्विड भी रहेगा, वेपर भी रहेगा। लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। यहां से यहां तक लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे आके सैचुरेशन कर्व पे, जहां पे सैचुरेटेड गैस लिखा है हमने, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर, ये कैन से सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में सारा का सारा जो हमारा लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। इसके बाद भी अगर ओवर हीट करेंगे तो हमारा सुपर हीटेड स्टेट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर सारी प्रोसेस क्या क्या हो रही हैं वो देख लेते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग क्या होती है? अगर कोई सिस्टम या कोई सब्सटेंस सैचुरेटेड गैस स्टेट अटेन करने के बाद भी अगर हम उसको हीट करते चले जाएं, उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते चले जाएं, तो वो क्या हो जाएगा? सुपर हीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें इसकी सुपर हीटिंग की तो क्या होगी डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ substance is increased above saturated vapor state at constant pressure। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। The process of increasing temperature of system at constant pressure above saturated vapor state, above saturated vapor state। सुपरहीटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर अबव सैचुरेटेड वेपर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 to 5 प्रोसेस जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो सुपर हीटिंग के साथ में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस 4 to 5। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है? सब कूलिंग। सब कूलिंग क्या होती है? सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सब कूलिंग या अंडर कूलिंग। अगर सब कूलिंग या अंडर कूलिंग की बात करें तो इस डायग्राम से देख के आपको क्या समझ में आ रहा हो? क्या है वो प्रोसेस? है 1 to 2 या 2 to 1। 1 to 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि 1 to 2 में तो हम हीट कर रहे हैं। 2 से अगर 1 पे जाने लगे तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब कूलिंग। रिवर्स डायरेक्शन में अगर हो तो अगर हम बात करें कि सब कूलिंग डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज दैट प्रोसेस in which we decrease the temperature of a system below that of saturated liquid state at constant pressure। constant pressure बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, लिख लेते हैं डेफिनेशन को। the process of decreasing of temperature of a system below saturated liquid state at constant pressure। at constant pressure। यहाँ पे प्रोसेस कौन सी है? 2 to 1 प्रोसेस 2 to 1। ठीक है जी, सुपर हीटिंग क्लियर है। तो सुपर हीटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम अबव सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, सैचुरेटेड वेपर स्टेट। सैचुरेटेड गैस लिख लो या सैचुरेटेड वेपर लिख लो। इसको सैचुरेटेड वेपर लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप सभी के लिए सवाल है जो वीडियो देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर, गैस एंड स्टीम। वेपर, गैस और स्टीम में क्या डिफरेंस होता है? आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 2 प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली प्रोसेस हमने डिस्कस करी सुपर हीटिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया अंडर कूलिंग या सब कूलिंग। ठीक है, प्रोसेस 2 to 4 क्या है? 2 to 4 में क्या हो रहा है? प्रोसेस 2 to 4 में क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं नहीं लिखवा रहा।
नेक्स्ट चीज है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? दोस्तों अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट जानने से पहले थोड़ा सा एक बार क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन लिखने से पहले समझते हैं क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। तो मैं एक बार ये डायग्राम रब करके आपको दोबारा बना के देखते हैं, इसको दोबारा बना देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लेते हैं कोई एक लोअर टेम्परेचर लेते हैं। लोअर टेम्परेचर वैल्यू के लिए एक टीएच डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हम पहले भी बना चुके हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक बार 3-4 टेम्परेचर पे वैल्यू लेके देखता हूँ। ये है, सबसे पहले मैंने एक लोअर टेम्परेचर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, स्लाइटली हायर प्रेशर और स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। थोड़ा और हायर जब टेम्परेचर लेंगे तब हमारा क्या होगा। तो इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे, प्रोसेस सब में सेम हो रही है। पहले लिक्विड से सुपर यू कैन से लिक्विड से सैचुरेटेड लिक्विड बन रहा है, उसके बाद इवेपोरेशन हो रही है, उसके बाद सुपर हीट हो रहा है। बट आप देखोगे वेट रीजन जो है, वेट रीजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आके वेट रीजन ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा जो लिक्विड होगा, इस पॉइंट से पहले जो भी हमारा यू कैन से हमने जो भी सिस्टम लिया है वो सारा का सारा लिक्विड रहेगा, और इस पॉइंट के तुरंत बाद वो सारा का सारा कंप्लीट सैचुरेटेड वेपर से ऊपर होके सुपर हीटेड वेपर बन जाएगा। तो यू कैन से इस पॉइंट पे देयर विल बी नो वेट रीजन। ठीक है जी, देयर विल बी नो वेट रीजन। तो क्रिटिकल पॉइंट को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो ये बोल सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे कोई वेट रीजन नहीं है। ठीक है। दूसरा एक ये लिख सकते हैं कि दैट पॉइंट एट विच लिक्विड डायरेक्टली फ्लैशेज ऑफ इनटू वेपर अपॉन एडिंग इवन ए फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ हीट। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। क्रिटिकल पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच व्हेन adding even a fractional amount of heat will change the complete liquid to vapor directly. The point at which liquid will directly flash off into vapor upon adding even a fractional अमाउंट ऑफ हीट। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले वाले जितने पॉइंट थे उनमें सब में वेट रीजन एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या है, इससे पहले चाहे आपका कितना भी यू कैन से अगर 1000 लीटर है या उससे भी ज़्यादा अगर हमारे पास लिक्विड अवेलेबल है, वो हमारा एक सर्टेन यू कैन से इसके लिए एक प्रेशर भी रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो एक सर्टेन प्रेशर भी होगा और एक सर्टेन टेम्परेचर भी होगा। तो इसको हम वाटर के केस में जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, वाटर का क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? वाटर का क्रिटिकल पॉइंट होता है यू कैन से 212.2 बार प्रेशर होता है और टेम्परेचर कितना होता है 374 डिग्री सेल्सियस। ये है वाटर का क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फॉर वाटर के केस में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू ये रहती है। ठीक है जी। यहाँ के बाद अगर हम बात करें, आप क्रिटिकल पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं वेट रीजन क्या होता है और वेट रीजन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो जी अब लिखते हैं वेट रीजन की डेफिनेशन। वेट रीजन है क्या एक्चुअल में? जहाँ पे जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों फॉर्म में यू कैन से दोनों का मिक्सचर है वहाँ पे। वेट रीजन क्या है? वेट रीजन इट इज़ द रीजन वेयर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड वेपर स्टेट। इट इज़ द रीजन इन विच सब्सटेंस will be a mixture of liquid and vapor।
एक और चीज़, क्रिटिकल पॉइंट पे कोई वेट रीजन नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर विल बी नो वेट रीजन ऑन या अबव भी कह सकते हैं, ऑन एंड अबव क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है जी, इसको नोट की फॉर्म में लिख लीजिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। देयर विल बी नो वेट रीजन ऑन और अबव क्रिटिकल पॉइंट। अब बात करते हैं आगे, एक और चीज़ है, ड्रेनेज फ्रैक्शन क्या होती है। एक और चीज़ है, ड्रेनेज फ्रैक्शन क्या होती है। आप अगर यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में मैंने जो एक प्रोसेस लिखी है 1 2 यू कैन से 3 4 5, इस प्रोसेस में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सुपर हीटेड वेपर। ये पोर्शन क्या है, सब कूल्ड वेपर। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, सब कूल्ड वेपर। बट इन बिटवीन क्या है, वेट रीजन। वेट रीजन में कितना पोर्शन ड्राई है, वही तो ड्राइनेस फ्रैक्शन है। वेट रीजन में कितना पोर्शन ड्राई मतलब कितना वेपर है। यू कैन से यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर है, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट विल बी ड्राइनेस फ्रैक्शन। डेफिनेशन अगर हम लिखने लगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट विल बी द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा हमारा। और एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सारा का सारा लिक्विड है, यहाँ पे सारा का सारा वेपर है। तो यहाँ से जब जैसे जैसे हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ड्राइनेस फ्रैक्शन जैसे जैसे हम अगर बाय द वे हम बात करें, जैसे जैसे यहाँ से हम इस तरफ मूव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनते जाएंगे, और ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ज़्यादा हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर। एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं mv डिवाइड बाय mv प्लस ml। ठीक है, ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। mv क्या है, मास ऑफ वेपर, ml क्या है, मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर कंसीडर करें हम कोई भी एक पॉइंट, मान लो ये है 3 डैश, ये है 3 डबल डैश, ये है 3 ट्रिपल डैश, और ये है 3 4 डैश। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहली चीज़ तो क्या है, हमारा सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर की तरफ ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड में मास ऑफ वेपर की वैल्यू क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, यू कैन से 2 पॉइंट ले लेते हैं हम, एट 2, दूसरा एट 4। तो अगर हम बात करें एट पॉइंट 2, सारा का सारा हमारा जो सब्सटेंस है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है, वेपर की वैल्यू 0, तो मास ऑफ वेपर विल बी 0, इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, एट दिस पॉइंट x विल बी इक्वल टू 0। अगर हम बात करें 8.4, 8.4 क्या होगा, सारा का सारा हमारा वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। वेपर में कन्वर्ट हो चुका है तो हमारा क्या है, लिक्विड की वैल्यू कितनी होगी, मास ऑफ लिक्विड 0 हो जाएगा, यानी ml यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv डिवाइड बाय mv, यानी कि 1 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुँचे हम। क्या है वो कंक्लूजन, कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ना 1 से ज़्यादा हो सकती है ना 0 से कम हो सकती है। ठीक है जी, क्योंकि ये वेट रीजन के लिए ही यू कैन से एप्लीकेबल है।
ठीक है जी, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे एक और चीज़ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं, एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे मान लो कंसीडर करो हमारे ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मान लो 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे यू कैन से 0.5 आ गई है, यहाँ पे 0.7 हो गई है, यहाँ पे 0.9 हो गई है, यहाँ पे 0 थी, इधर 1 है। तो यू कैन से इस तरफ से इस तरफ, यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर की तरफ जाते वक्त ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यू कैन से क्रिटिकल पॉइंट, अगर हम लाइन ड्रॉ करने लगे हैं कांस्टेंट ड्रेनेज फ्रैक्शन की लाइन, अगर हम किसी हायर टेम्परेचर पे देखेंगे तो 0.1 इधर रहेगा, 0.9 इधर रहेगा। तो हम बात करें अगर 4-5 उनमें अगर बात करें हर एक में ऐसे ही रहेगा, तो कांस्टेंट ड्रेनेज फ्रैक्शन की लाइनें जो होंगी वो कैसे ड्रॉ होंगी, लाइक दिस। तो यू कैन से 2 पॉइंट लिख लेते हैं, वो हम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करके लिख लेते हैं। नोट, पहला पॉइंट क्या है, ड्रेनेज फ्रैक्शन increases from saturated liquid to saturated vapor line, that is from 0 to 1। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट ड्रेनेज फ्रैक्शन लाइन्स arises from critical point and are parallel to saturation curve। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें मान लो कंप्लीट ये वाली लाइन है, इस पे हमारी ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 0.1। अगर सेकंड वाली लाइन देखें, इसमें कंप्लीट पे हमारी ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 0.2, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 0.9। तो हम यहाँ पे से ये भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट ड्रेनेज फ्रैक्शन की जो लाइन है दे अराइजेज फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट एंड दे आर पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व। ये हमारी सैचुरेशन कर्व है। ठीक है, तो जी ये हमारा नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो लिख लीजिए, क्योंकि अभी जो हम करने वाले हैं उसमें वो काम आएगा। नोट क्या है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। टीएस डायग्राम बनाइए, इसमें लिखिएगा डू नॉट अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआरटी इन वेट रीजन। जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से लिखिएगा, याद रहेगा आप लोगों को। डू नॉट अप्लाई पी वी इक्वल टू एन आर टी इन वेट रीजन। पी वी इक्वल टू एन आर टी क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कभी भी हमें कहाँ नहीं अप्लाई करनी है, वेट रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है हमारी आइडियल गैस के लिए होती है, जो कि हमारा सुपरहीटेड रीजन रहेगा, वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। बट वेट रीजन में क्या है, वेपर भी होते हैं और लिक्विड भी होता है, इसलिए हम वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो जितने भी सैचुरेटेड वेपर रहेंगे उनको हम आइडियल गैस कंसिडर करते हैं। सारी की सारी जो गैसेज ऑलरेडी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, और जो सारा का सारा यू कैन से सुपर हीटेड वेपर, वो सारा का सारा हमारा आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसको नोट की फॉर्म में ऐसे ही लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का, एच एंड एस एट वेरियस पॉइंट्स ऑन टीएस डायग्राम। ठीक है, टीएस डायग्राम में एच और एस की वैल्यू, यू कैन से एच क्या है, एंथैल्पी, एस क्या है, एंट्रोपी। एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यूज़ देखनी है हमें टीएस डायग्राम में क्या क्या है।
एंथैल्पी एंट्रोपी क्यों लेते हैं? जब भी हम COP निकालेंगे बार बार हमें एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एंथैल्पी एंट्रोपी की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम एंथैल्पी और एंट्रोपी को ही ले रहे हैं। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में आप बाकी प्रॉपर्टीज़ भी मैं लिखवाऊंगा कि यू कैन से यहाँ तक कैसे वेरिएशन है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये हमारा कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 है, इसको कंसीडर करते हैं पॉइंट नंबर 2, इन बिटवीन कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ये है पॉइंट नंबर 4 और लास्ट है पॉइंट नंबर 5। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, पहले बात करते हैं H की। H क्या है? एंथैल्पी। H की अगर हम बात करें तो 8.2 ये क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड। ये क्या है? सैचुरेटेड वेपर। और ऊपर क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है जी। अगर हम बात करें 8.2 क्या है? कंप्लीट सैचुरेटेड लिक्विड है। तो H2 जो है, H2 विल बी इक्वल टू HL लिख सकते हैं हम इसको, कि कंप्लीट हमारा सैचुरेटेड लिक्विड है, H2 विल बी इक्वल टू HL। लेकिन हम बात करें, अगर हम स्टीम टेबल देखें या कहीं पे भी अगर देखेंगे तो HL नहीं, हमें HF लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है? HF। तो HF या फिर फ्लूइड को F रिप्रेजेंट करता है, बट हम यहाँ पे H2 इक्वल टू HF ही ले लेते हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल करते वक्त या कहीं पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। H2 इक्वल टू HF। सेकेंड जो है हमारा H4 यहाँ पे क्या है? सारा का सारा हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है? वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे? Hg की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? सारा का सारा Hg, H4 विल बी इक्वल टू Hg। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें सेंटर में, यू कैन से, सेंटर नहीं कह रहा हूँ मैं, H3। थर्ड पॉइंट है H3 की अगर हम बात करें, उसकी वैल्यू क्या होगी? एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? H2 से तो ज़्यादा होगी और H4 से कम होगी। H2 से ज़्यादा होगी तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं H2 प्लस, कितनी ज़्यादा होगी? इन दोनों का डिफरेंस इनटू ड्रेनेज फ्रैक्शन। ठीक है जी। ड्रेनेज फ्रैक्शन हमारा क्या है? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रूव कर लेंगे इसको। अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट। H3 विल बी इक्वल टू H2 प्लस X टाइम्स, ये क्या है? H4 माइनस H2। ठीक है जी। ड्रेनेज फ्रैक्शन इंटू H4 माइनस H2। H4 हमने अभी लिखा क्या है? Hg। और H2 क्या लिखा है? HF। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H3 विल बी इक्वल टू HF प्लस X इंटू Hg माइनस HF। ठीक है जी, क्लियर होगा आई होप। इसको साथ में हम HFG भी लिखते हैं। HFG क्या होता है? लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3 इक्वल टू HF प्लस X टाइम्स HFG। अगर आप देखोगे कहीं पे भी अगर HFG आपको लिखा मिलेगा, HFG का मतलब क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने अभी 3 पॉइंट देख लिए हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एक होता है डिग्री ऑफ सुपर हीट, एक होता है डिग्री ऑफ सब कूलिंग, अंडर कूलिंग। तो पहली डेफिनेशन है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या होता है? जितना हमने इससे टेम्परेचर बढ़ाया, यू कैन से सैचुरेटेड वेपर के बाद जितना टेम्परेचर बढ़ाया उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। ये P कांस्टेंट पे है ही, तो हम ये कह सकते हैं T5 माइनस T
4. You can say temperature increased above saturated vapor at constant pressure. इसे क्या बोलते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर. इसे क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग. दूसरा इसी की तरह हो जाएगा सिमिलरली डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग. डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग क्या हो जाएगा? सेम हमारा T2 और T1 का डिफरेंस. यू कैन से टेम्परेचर डिक्रीज्ड बिलो सैचुरेटेड लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 माइनस T1. ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं H1 की, यानी कि फोर्थ वैल्यू जो हमारी है वो है H1. H1 क्या है? यहाँ से इतना डिक्रीज. यू कैन से H1 क्या है? इट विल बी इक्वल टू H2 से कुछ वैल्यू कम होगी. H2 को हम HF भी लिख सकते हैं. H2 माइनस कितना कम होगी? इट विल बी CP लिक्विड इनटू T2 माइनस T1. ठीक है. CP लिक्विड क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर लिक्विड. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर लिक्विड. यहाँ पे लिक्विड है, इस तरफ में वेपर रहेगा. ये हमारा क्या हो जाएगा? H2 माइनस CP लिक्विड. H2 को हम HF भी लिख सकते हैं. HF माइनस CP लिक्विड इनटू T2 माइनस T1. ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट जो हमारा आ गया H5. H5 क्या होगा? वो भी ऐसे ही रह जाएगा. H4 प्लस, इससे ज़्यादा है, H4 प्लस CP गैस. यू कैन से CP गैस नहीं, ये वेपर है. CP वेपर, बट CPG की फॉर्म में लिखा जाता है नॉर्मली, या CP वेपर भी लिख लेते हैं इसको. CP वेपर इनटू T5 माइनस T4. जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको CP वेपर और CP लिक्विड अलग अलग दिया मिलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है. H5 विल बी इक्वल टू HG प्लस CP वेपर इंटू T5 माइनस T4. ये हमारी आ गई. सारे पांचों पॉइंट पे हमने क्या किया? एंथैल्पी की वैल्यू देख ली है. अब एक बार जल्दी से एंट्रोपी की वैल्यू और देख लेते हैं. जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बहुत बहुत धन्यवाद. जिसने नहीं किया है फटाफट वीडियो देखिए. अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आगे से आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगी. सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे गेट के करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए. अब बात करते हैं एंट्रोपी की वैल्यूज़ की. एंट्रोपी की अगर वैल्यू की बात करें तो सबसे पहली वैल्यू क्या है? S2 पे, सेम जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था. S2 है SF के बराबर. ठीक है, एट सैचुरेटेड लिक्विड. S4 जो है हमारा SG हो जाएगा. थर्ड जो वैल्यू रहेगी वो होगी S3. ये भी सेम जैसे हमने अभी H की वैल्यू निकाली थी, SF प्लस X टाइम SFG. ठीक है जी, S टाइम SFG. यहाँ से हम ये कह सकते हैं SFG जो होता है, हमें पता है एक TDS रिलेशन होती है. वो क्या होती है? TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP. ये सेकंड TDS रिलेशन है. अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा इस प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो यू कैन से ये सारी वैल्यू हमारी ज़ीरो हो जाएगी. तो हमारा DH किसके इक्वल आ जाएगा? TDS के इक्वल आ जाएगा. और यहाँ पे हमारा SFG क्या है?
एस जी माइनस एच एफ, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू डी एच बाई टी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपनी सहूलियत के लिए एस एफ जी को हम लिख सकते हैं एच एफ जी डिवाइड बाई टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर पूछ ले कि क्यों लिखा, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है जी, क्यों लिखा हमने, ये इसका प्रूफ है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है, S1। पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। S1 जो है वो क्या होगा, S2 से थोड़ी वैल्यू कम रहेगी, तो यानी कि SF माइनस कुछ वैल्यू कम रहेगी। कितनी कम रहेगी, ये रहेगी CP लिक्विड इंटू LN T2 बाई T1। अब पूछोगे ये क्या है, मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स में दिखा सकता हूँ आपको प्रूव करके। वैसे बहुत इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं, बट इसको यहाँ पे प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही याद रखेंगे, S1 विल बी इक्वल टू SF माइनस CP लिक्विड LN T2 बाई T1। फिफ्थ वैल्यू जो है यू कैन से S5 जो होगी वो क्या होगी, SG प्लस CP वेपर LN T5 बाई T4। तो जी ये हमने पांचों पॉइंट पे एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं, दोनों की यू कैन से फॉर्मूले देख लिए हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है जी, अभी इसी के साथ आपका चैप्टर 1 और होता है RAC का। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको अलविदा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।